हम बात कर रहे हैं कर्वेचर की। और कर्वेचर क्या होता है कि कोई कर्व टेंजेंट से कितना टर्न कर रही है। टेंजेंट को रेफरेंस लेते हुए हम देखते हैं कि जब हम कर्व के लॉन्ग किसी पॉइंट से आगे को मूव करते हैं तो वो कर्व टेंजेंट से कितना बेंड कर जाती है, हमने कहा है वो क्या है, कर्वेचर है। जब हम प्लेन कर्व्स की बात करेंगे, प्लेन कर्व में फर्ज करें ये सर्कल है और हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हम जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आपका टेंजेंट रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इसी सर्कल की बात करें और हम इस पे इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें तो अब भी आपका टेंजेंट रोटेट कर रहा है और उसके अलार्म कर्व बेंड कर रही है। टेंजेंट कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम कर्व के अलार्म मूव कर रहे हैं टेंजेंट या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता जाता है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसी हिसाब से कर्व भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो रही है, हमेशा टेंजेंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो रही है, और यहाँ पे कर्व हमेशा टेंजेंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो रही है। ये जो बेंडिंग है कर्व की, जब हम प्लेन में आ जाते हैं तो ये बेंडिंग जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। टेंजेंट रोटेट होता है, टेंजेंट की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो सकती है। इसी हिसाब से हमने कर्वेचर को भी नाम दे लिया है साइंड कर्वेचर। यानी कर्वेचर डिपेंड करेगा कि कर्व जो बेंड हो रही है वो टेंजेंट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो रही है। तो हम डिफाइन करने लगे हैं साइंड कर्वेचर क्या होता है इस आइडिया की मदद से। हमारे पास फर्ज करें गैमा ऑफ टी जो है वो यूनिट स्पीड कर्व है। ये कैसी कर्व है, यूनिट स्पीड कर्व है। फर्ज करें ये कर्व है, गैमा डॉट टी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो यूनिट टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आम हालात में टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ ये यूनिट टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। फर्ज करें हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमने ये पॉइंट चूज किया, ये इसका यूनिट टेंजेंट है, गैमा डॉट टी है। आप इस टेंजेंट को अगर कैपिटल टी से लिख लें, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाएगा। ये नॉर्मल लाइन है। इस पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल के दो वेक्टर्स ले सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बना रहा है, यहाँ पर हम यूनिट नॉर्मल लेना चाहें तो दो पॉसिबल यूनिट नॉर्मल्स हो सकते हैं, इस डायरेक्शन का यूनिट नॉर्मल और इस डायरेक्शन का यूनिट नॉर्मल। ये जो इस डायरेक्शन का यूनिट नॉर्मल लिया है जो टेंजेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री की रोटेशन से हासिल हुआ है, इसको हम NS लिखते हैं और इसको साइंड नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, साइंड नॉर्मल। दोबारा बता दूं, नॉर्मल वेक्टर्स दो पॉसिबल वेक्टर्स हो सकते हैं, यूनिट वेक्टर के साथ 90 का एंगल बनाता हुआ ये वाला वेक्टर भी और ये वाला वेक्टर भी। हमने NS यूनिट साइन नॉर्मल, इस नॉर्मल को नाम दिया है जो टेंजेंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 का एंगल बनाते हुए हासिल हुआ है। इस वाले को NS का नाम नहीं दिया है, हमने इसको NS का नाम दिया है। गैमा डॉट टी, गैमा टी जो है वो यूनिट स्पीड है, गैमा डॉट टी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। हम पहले भी कैलकुलेशंस करके प्रूव कर चुके हुए हैं कि गैमा डबल डॉट जो है वो गैमा डॉट के साथ 90 का एंगल बना रहा है। अगर गैमा डबल डॉट गैमा डॉट के साथ 90 का एंगल बना रहा है तो 90 का एंगल तो NS भी बना रहा है। इसका मतलब है गैमा डबल डॉट जो है वो NS के पैरेलल है। गैमा डबल डॉट 90 का एंगल बना रहा है टेंजेंट के साथ। गैमा डबल डॉट हो सकता है इस डायरेक्शन में हो, गैमा डबल डॉट हो सकता है इस डायरेक्शन में हो। गैमा डबल डॉट गैमा डॉट के साथ 90 का एंगल बना रहा है
एन एस के पैरेलल है, एन एस की डायरेक्शन में भी हो सकता है, एन एस की अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। गैमा डबल डॉट एन एस के पैरेलल है। अगर हम इन दोनों को इक्वल बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, एन एस को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके गैमा डबल डॉट के इक्वल आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये नंबर हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, और हो सकता है ज़ीरो हो। गैमा डबल डॉट और एन एस पैरेलल हैं। इक्वल आने के लिए इस एन एस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, गैमा डबल डॉट के इक्वल आ जाएगा। ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये नंबर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि गैमा डबल डॉट की डायरेक्शन जो है वो एन एस के पैरेलल एन एस वाली डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, या गैमा डबल डॉट फॉर एग्जांपल ज़ीरो ही आ गया है। अगर गैमा डबल डॉट ज़ीरो आ गया है तो फिर यहाँ वो कांस्टेंट ज़ीरो होगा। गैमा डबल डॉट को अगर हम एन एस के इक्वल आ रहे हैं और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इस कांस्टेंट का नाम हम के एस रख लें, अगर हम क्या लिख लें कि गैमा डबल डॉट जो है वो इक्वल है के एस इंटू एन एस के, तो ये जो नंबर के एस है इसी को हम साइन कर्वेचर क्या कहते हैं, साइन कर्वेचर। साइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए हम इसको साइन कर्वेचर कह रहे हैं। ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा देखते हैं। अगर कर्व इस तरह से बेंड कर रही हो, फर्ज करें हम कर्व के लॉन्ग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये यूनिट टेंजेंट है गैमा डॉट टी, ये साइन नॉर्मल एन एस है, और हमारा यूनिट टेंजेंट जो है जैसे जैसे कर्व पे आगे मूव करें एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो, हमारी जो कर्व है वो यूनिट टेंजेंट और साइन नॉर्मल के दरमियान में लाई कर रही हो, तो जो हमारे पास साइन कर्वेचर होगा हम कहेंगे वो पॉजिटिव है। कैलकुलेशंस भी करेंगे तो वो पॉजिटिव ही निकलेगा। कर्व की बेंडिंग हो सकता है ऐसी हो, लेकिन हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हों। आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट स्केच करेंगे तो ऐसे आएगा यूनिट टेंजेंट, इसके साथ 90 का एंगल बनाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन नॉर्मल, कर्व इसके दरमियान में है। जो हमारा यूनिट टेंजेंट है जैसे जैसे कर्व पे आगे को मूव करें एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो है जो साइन कर्वेचर है वो पॉजिटिव है। फर्ज करें कर्व की शेप यही है जो यहाँ पे थी, लेकिन अब हम मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब किसी पॉइंट को चूज करेंगे तो ये टेंजेंट बनेगा, इसके साथ 90 का एंगल बनाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये साइन नॉर्मल आ गया। जो कर्व है इस दफ़ा वो बेंड करके टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान में नहीं आ रही है, दूसरी साइड पर जा रही है। ऐसी सूरत में जो हमारा साइन कर्वेचर है वो नेगेटिव होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस कर्व पे आगे को मूव कर रहे हैं हमारा टेंजेंट जो है वो रोटेट होता जा रहा है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो रोटेशन है टेंजेंट की वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। साइन कर्वेचर हमारा नेगेटिव है। कर्व की शेप ऐसी है, लेकिन हम मूव कर रहे हैं अब इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट गैमा डॉट टी, ये 90 का एंगल बनाता हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन नॉर्मल। कर्व जो है यूनिट टेंजेंट और साइन नॉर्मल के दरमियान में नहीं है, दूसरी साइड पे मूव कर रही है। जो हमारा साइन कर्वेचर है वो नेगेटिव है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस कर्व के लॉन्ग जैसे जैसे आप आगे को मूव कर रहे हैं टेंजेंट हमारा रोटेट होता जा रहा है, और किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है,
टेंजेंट की रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ऐसी सूरत में हम कहते हैं हमारा साइन कर्वेचर नेगेटिव है। तो हमारा साइन कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। साइन कर्वेचर कहेंगे किसको, जब भी गैमा डबल डॉट जो है सम कांस्टेंट इनटू ns के इक्वल आए, तो ये जो कांस्टेंट आएगा, अगर आप इसका नाम कैपा एस रख लें तो ये क्या है, साइन कर्वेचर है। इस रिस्ट्रिक्शन के साथ चले हैं हम कि हमारी जो कर्व है वो यूनिट स्पीड कर्व है। ऐसी सूरत में सबसे पहले हमने साइन नॉर्मल डिफाइन किया है और फिर हमने डिफाइन किया है साइन कर्वेचर। एक छोटा सा नोट लिखने लगे हैं, हमने कहा है कि गैमा डबल डॉट जो है वो इक्वल है साइन कर्वेचर इनटू ns के। अगर दोनों साइड्स पर नॉर्म ले लिया जाए, ks जो है कैपा एस एक नंबर है, इसका सिंपली मैग्नीट्यूड, और ns जो है ये वेक्टर है इसका नॉर्म। कैसा वेक्टर है ns एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या नॉर्म जो है वो 1 हो जाएगा। हमारे पास जो साइन कर्वेचर का मॉडुलस है वो गैमा डबल डॉट के नाम के इक्वल आ गया। और याद है गैमा डबल डॉट का नाम जो है वो हमने क्या कहा था, कर्वेचर कहा था। हमारे पास अगर कर्व प्लेन कर्व हो और हम उसका कर्वेचर मालूम करें तो वो साइन कर्वेचर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये नोट याद रहे। साइन कर्वेचर सिर्फ प्लेन कर्व के लिए डिफाइन किया है, जबकि कर्वेचर जो है वो हमने हर कर्व के लिए डिफाइन किया है। हमने डेफिनेशन की थी कि अगर गैमा यूनिट स्पीड है, इफ गैमा इज यूनिट स्पीड, तो हमने क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन ये किया था कि गैमा डबल डॉट का नाम जो है वो किसके इक्वल है, कर्वेचर के इक्वल है। ये हर कर्व के लिए डिफाइन है, जबकि साइन कर्वेचर सिर्फ किसके लिए डिफाइन किया है हमने, प्लेन कर्व्स के लिए। सिर्फ प्लेन कर्व में ही डिसाइड कर सकते हैं कि टेंजेंट जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जबकि हम स्पेस में चले जाएं या एन डायमेंशन में चले जाएं तो रोटेशन जो है वो सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी, वो कर्व प्लेन से बाहर भी निकल जाएगी और रोटेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी, सिर्फ 2 डायमेंशनल रोटेशन नहीं रहेगी। इसलिए वहाँ पे हमने साइन कर्वेचर डिफाइन नहीं किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम सीखने लगे हैं, ये बुक के पेज नंबर 36 पर है। हम इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। इसकी मदद से हम एक डेफिनेशन करेंगे और उस डेफिनेशन की मदद से फिर हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, जिसकी मदद से हम फाइनली कैलकुलेट कर सकेंगे साइन कर्वेचर ऑफ ए प्लेन कर्व। इससे पहले कि मैं थ्योरम की स्टेटमेंट बताऊं, मैं आपको याद करवाता हूं फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 9 में आप डिफाइन करते थे कि अगर आपके पास कोई सा भी एक पॉइंट है, उसको ओरिजिन से मिलाने से जो लाइन OP बन रही है उसका डिस्टेंस r और उसका x एक्सिस के साथ एंगल थीटा है। हमने डेफिनेशन की थी कि cos थीटा इक्वल होता है x ओवर r के और sin थीटा इक्वल होता है y ओवर r के। ये हमारे पास cos थीटा और sin थीटा की डेफिनेशंस थी। इसी बात को जहन में रखते हैं, और अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट ऐसा हो कि जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 हो और उसका एंगल थीटा हो, और अगर ये पॉइंट हमारे पास x और y है, तो अब इसी फार्मूले के मुताबिक cos थीटा इक्वल हो जाएगा x ओवर 1 के और sin थीटा इक्वल हो जाएगा y ओवर 1 के, या कह लें x इक्वल आ गया cos थीटा के और y इक्वल आ गया sin थीटा के। अगर इनकी मदद से मैं वेक्टर OP बनाना चाहूँ, O मेरे पास ओरिजिन है 0 0, P मेरे पास x और y है जो कि अब हमने कैलकुलेट किया है थीटा की फॉर्म में, cos थीटा और sin थीटा है, तो वेक्टर OP बन जाएगा cos थीटा माइनस 0 यानी cos थीटा, sin थीटा माइनस 0 यानी sin थीटा। ये वेक्टर बन जाएगा cos थीटा और sin थीटा। और ये जो वेक्टर OP है इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट वेक्टर। आइंदा से ये बात हम हमेशा के लिए याद रखेंगे कि जब भी कोई यूनिट वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो तो वो यूनिट वेक्टर इक्वल होगा cos थीटा और sin थीटा के।
कोई भी यूनिट वेक्टर हो जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा हो तो वो यूनिट वेक्टर इक्वल होगा कॉस थीटा साइन थीटा के। हमारे पास जो गैमा डॉट एस है ये यूनिट टेंजेंट है। कैसा है? ये यूनिट टेंजेंट है। अगर हमारे पास ये जो कर्व है इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स की हम बात करें और डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो यूनिट टेंजेंट बन रहा है गैमा डॉट एस, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा हो फाई ऑफ एस। फाई ऑफ एस मैंने नाम इसका इसलिए रखा है कि जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज करते चले जाएंगे एंगल भी चेंज होता चला जाएगा। तो ये जो फाई है ये कोई कांस्टेंट एंगल नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, गैमा डॉट एस ये आ गया यूनिट टेंजेंट, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये एंगल आ गया, ये एंगल इस एंगल के मुकाबले में चेंज है, तो इसलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ फाई ऑफ एस का। अगर ऐसा है कि फाई ऑफ एस एंगल बन रहा है यूनिट टेंजेंट का विद एक्स एक्सिस डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, तो गैमा डॉट एस जो है वो किसके इक्वल होगा? हमने कहा था अगर एंगल थीटा बन रहा हो यूनिट वेक्टर का तो वो वेक्टर इक्वल होता है कॉस थीटा साइन थीटा के। यहाँ गैमा डॉट एस भी हमारे पास यूनिट वेक्टर है, इसका एंगल बन रहा है फाई ऑफ एस, तो ये बनेगा कॉस फाई ऑफ एस और साइन फाई ऑफ एस। ये गैमा डॉट एस है। अगर गैमा डॉट एस का डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो फाई ऑफ एस बन रहा हो। ये जो थ्योरम है ये हमें गारंटी दे रहा है इस बात की कि हम एक ऐसा फंक्शन फाई बना सकते हैं जो हमें कर्व के डिफरेंट पॉइंट के ऊपर यूनिट टेंजेंट्स का एंगल विद एक्स एक्सिस दे ले। ये थ्योरम हमें किस बात की गारंटी दे रहा है कि एक ऐसा फंक्शन फाई वाकई ही मौजूद है जो फंक्शन फाई हमें कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बनने वाले यूनिट टेंजेंट्स का एंगल विद एक्स एक्सिस बता देता है। और अगर बता देता है तो इसका मतलब है हम गैमा डॉट एस को लिख सकते हैं कॉस फाई ऑफ एस साइन फाई ऑफ एस। थ्योरम क्या कहता है? अब थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम ये कह रहा है कि अगर आपके पास गैमा कोई कर्व है, डोमेन अल्फा बीटा, रेंज R2 रेंज होने का मतलब है ये कोई प्लेन कर्व है और ये यूनिट स्पीड प्लेन कर्व है, और डोमेन के एक पॉइंट S0 के लिए हमें एक नंबर फाई नॉट मिल गया है कि गैमा डॉट S0 को हम लिख सकते हैं कॉस फाई नॉट साइन फाई नॉट। अगर ऐसा है, क्या है कि इंटरवल के एक पॉइंट S0 पे फाई नॉट एक नंबर मिल रहा है कि गैमा डॉट S0 को कॉस फाई नॉट साइन फाई नॉट लिखा जा सकता है, तो फिर थ्योरम ये कहता है कि हमें एक यूनिक स्मूथ फंक्शन फाई मिलेगा कि फाई की डोमेन अल्फा बीटा होगी, रेंज R होगी, फाई ऑफ S0 पे हमें फाई नॉट आंसर मिलता होगा और फाई ऑफ S पे किसी भी S के लिए फाई ऑफ S पे हमें यूनिट टेंजेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस फाई ऑफ S मिलता होगा। डोमेन के किसी भी पॉइंट S के लिए फाई ऑफ S हमें क्या बताता होगा? यूनिट टेंजेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी हम यूनिट टेंजेंट को लिख सकेंगे कॉस ऑफ फाई ऑफ S साइन फाई ऑफ S। यही थ्योरम कहता है। बस क्या थ्योरम कहता है कि अगर गैमा यूनिट स्पीड प्लेन कर्व है, S0 डोमेन का कोई पॉइंट है, इसके लिए फाई नॉट आपको एक नंबर मिल गया है कि गैमा डॉट S0 को हम कॉस फाई नॉट साइन फाई नॉट लिख सकते हैं। दूसरे अल्फाज में कह लें, हमें S0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो गैमा यूनिट वेक्टर बन रहा है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ फाई नॉट हमें मालूम है, यानी गैमा डॉट S0 कॉस फाई नॉट साइन फाई नॉट लिखी जा सकती है। अगर ऐसा है तो फिर आप एक ऐसा फंक्शन मालूम कर सकेंगे जो स्मूथ भी होगा, जो यूनिक भी होगा कि फाई ऑफ एस से भी हमेशा हमें क्या मिलेगा? टेंजेंट वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, और टेंजेंट वेक्टर गैमा डॉट एस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई ऑफ एस मिलने का मतलब है कि गैमा डॉट एस को हम लिख सकेंगे कॉस फाई ऑफ एस साइन फाई ऑफ एस। ये थ्योरम गारंटी दे रहा है। हम इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे,
हम इसकी मदद से एक नेक्स्ट थ्योरम बनाएंगे और उसका प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ आप देखना चाहते हैं तो बुक के पेज नंबर 36 के ऊपर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रूफ भी आसान ही है। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो थ्योरम गारंटी दे रहा है कि ऐसा फाई मिल जाता है, वो फाई लिखते हैं किसी एक कर्व के लिए। फ़र्ज़ करें हम कर्व ले रहे हैं -∞ to ∞ to R2 और कर्व जो है मैं ले रहा हूँ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0 यानी ओरिजिन पे सेंटर, और गैमा जो है उसकी पैरामीटराइजेशन है फॉर एग्जांपल मेरे पास cos थीटा और sin थीटा। इसका डेरिवेटिव हमारे पास है गैमा डॉट, ये इक्वल है -sin थीटा और cos थीटा। इस कर्व के लिए मुझे मिल रहा है एक थीटा नॉट 0। थीटा नॉट 0 इस कर्व पे कौन सा पॉइंट है? cos 0 1 sin 0 0 यानी 1 और 0। ये मेरे पास सर्कल है। थीटा नॉट को अगर मैं 0 लूँ तो मेरे पास पॉइंट आ रहा है cos 0 1 sin 0 0 1 और 0। इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट वेक्टर बन रहा है। ये जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल π/2 है, और गैमा डॉट जो है इसके ऊपर गैमा डॉट एट 0, गैमा डॉट एट 0 लें तो sin 0 0 ये 0 और cos 0 1 0 और 1 बनता है, और एंगल इसका इनिशियल लाइन के साथ π/2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos π/2 और sin π/2। इस कर्व के लिए अभी तक थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये वाली, ये कर्व R2 इसकी रेंज है यानी प्लेन कर्व है। ये यूनिट स्पीड है। यूनिट स्पीड इसलिए कि अगर मैं इस डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो वो 1 आ रहा है, और डोमेन में से एक पॉइंट S0 है। डोमेन में से मेरे पास एक पॉइंट थीटा नॉट 0 है, जिस थीटा नॉट 0 के लिए मुझे एक नंबर मिल गया है फाई नॉट, जो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है π/2 के। गैमा डॉट 0 जो है वो इक्वल है गैमा डॉट S0 इक्वल है cos फाई नॉट साइन फाई नॉट के। गैमा डॉट 0 इक्वल है cos π/2 साइन π/2 के। अगर ये सब कुछ मिल गया है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि एक फंक्शन फाई मिलेगा। कहाँ से कहाँ? -∞ to ∞ से R पे। किस तरह का फंक्शन होगा कि जब भी हम फाई ऑफ S मालूम करेंगे तो फाई ऑफ S से हमें मिलेगा टेंजेंट का एंगल विद एक्स एक्सिस, और हम गैमा डॉट S को लिख सकेंगे cos फाई ऑफ S और sin फाई ऑफ S। थ्योरम गारंटी दे रहा है कि एक ऐसा फंक्शन फाई मौजूद है। गैमा डॉट S इक्वल आ रहा है cos फाई ऑफ S sin फाई ऑफ S के। ऐसा फंक्शन मौजूद है, थ्योरम गारंटी दे रहा है। एग्जाम्पल्स में हम ये फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। इस वक्त मैं ये फंक्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ और एक दो नंबर्स पे एग्जाम्पल लेकर देख रहा हूँ कि वाकई ऐसा फंक्शन एक मौजूद है। वो फंक्शन फाई ऑफ S का फार्मूला मैं रख रहा हूँ π/2 + S। ये मैंने क्लेम कर लिया है कि वो जो फंक्शन फाई मिल रहा था वो ये है। क्या ये स्मूथ है? स्मूथ का मतलब है क्या इसके सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये स्मूथ है। क्या फाई ऑफ 0 थीटा नॉट मैंने यहाँ 0 लिया था, फाई ऑफ 0 ये बन रहा है π/2, ये बन रहा है फाई नॉट। हाँ जी, ये फाई नॉट बन रहा है। हमारे पास फाई नॉट कितना था? π/2, और ये π/2 ही बन रहा है इसको 0 लेने से। और सेकेंडली
क्या गामा डॉट एस कॉस फाई एस साइन फाई एस के इक्वल है? 0 के ऊपर तो हमने देखा इक्वल है, बाकी पॉइंट्स पर देखते हैं। फर्ज करें मैंने जो एस है, एस यहाँ पे आर्क लेंथ है। क्या है? आर्क लेंथ। ये मैंने ले ली यहाँ से यहाँ तक की आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ कितना होगी? टोटल सर्कल की आर्क लेंथ 2 पाई और ये उसका 1/4 पार्ट 2 पाई/4 यानी पाई/2। आर्क लेंथ इतनी ली तो मेरे पास कर्व के ऊपर ये पॉइंट आया। यहाँ पर मैं इसके मुताबिक फाई ऑफ एस निकालता हूँ। फाई ऑफ एस बनेगा, एस की वैल्यू पाई/2 लेने पर ये बनेगा पाई/2 प्लस पाई/2 यानी पाई। और यहाँ पर जो टेंजेंट बन रहा है क्या वो इसकी मदद से हल हो रहा है? टेंजेंट को बनना चाहिए गामा डॉट एस को बनना चाहिए गामा डॉट पाई/2 को बनना चाहिए कॉस फाई ऑफ एस यानी कॉस पाई। फाई ऑफ एस का आंसर पाई आया है और साइन पाई। कॉस पाई कितना? -1, साइन पाई कितना? 0। और ये जो टेंजेंट बन रहा है इसका x कोऑर्डिनेट -1, यूनिट टेंजेंट लें तो इधर को -1 और y कोऑर्डिनेट 0, -1 और 0, यही टेंजेंट वेक्टर बन रहा है। बिल्कुल ठीक। यानी हमारे पास ऐसा फंक्शन फाई वाकई ही एग्जिस्ट कर रहा है, हमने बनाया है और एक पॉइंट पर उसको चेक किया है। थ्योरम गारंटी देता है कि ऐसा फंक्शन ज़रूर एग्जिस्ट करता है। वो फंक्शन कैसे मालूम किया करते हैं वो एग्जांपल्स में देखेंगे। यूनिट स्पीड प्लेन कर्व्स के लिए हम डिफाइन करने लगे हैं टर्निंग एंगल। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास गैमा अल्फ़ा बीटा से r² पे एक यूनिट स्पीड कर्व है। जब मैंने r² कह दिया तो इसका मतलब है ये प्लेन कर्व है। S0 पॉइंट है डोमेन में से, फाई नॉट एक नंबर है, साइड दैट गामा डॉट S0 इक्वल आ रहा है कॉस फाई नॉट साइन फाई नॉट के। तो अभी जो हमने थ्योरम देखा था वो कह रहा था कि एक फंक्शन मिलेगा, यूनिक होगा, स्मूथ होगा, डोमेन अल्फा बीटा होगी कि फाई ऑफ S0 फाई नॉट के बराबर होगा। डोमेन के किसी भी पॉइंट S के लिए गामा डॉट S इक्वल होगा कॉस फाई ऑफ S और साइन फाई ऑफ S के। तो ये जो फंक्शन फाई होगा, इस फंक्शन फाई को हम कहेंगे ये टर्निंग एंगल ऑफ गामा है। थ्योरम गारंटी देता है कि ऐसा फंक्शन आप बना लेंगे जो स्मूथ भी होगा, जो यूनिक भी होगा, जिसके लिए फाई ऑफ S0 फाई नॉट के बराबर होगा और कर्व के किसी भी पॉइंट S के लिए गामा डॉट S किसके इक्वल होगा? कॉस फाई S साइन फाई S के। ये जो फंक्शन आप फाई बनाएंगे, इस फाई फंक्शन को हम कहेंगे ये गामा का टर्निंग एंगल है। क्या है? गामा का टर्निंग एंगल है। कर्व टर्न कर रही है, ये पॉइंट है गामा ऑफ S0, इस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट है गामा डॉट S0, इसका इनिशियल लाइन के साथ एंगल फाई नॉट है। ये कर्व के ऊपर कोई और पॉइंट लिया गामा ऑफ S, ये इसके ऊपर टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस है, ये यूनिट टेंजेंट का एंगल है एक्स एक्सिस के साथ फाई ऑफ S। ये जो फाई ऑफ S एंगल है, जो फाई फंक्शन है, ये फाई हमें बता रहा है कि टेंजेंट कितना टर्न कर गया है। फाई जैसे जैसे चेंज होता जाएगा हमें टेंजेंट के टर्न होने का पता चलता चला जाएगा कि टेंजेंट टर्न कर रहा है। इसी एंगल को हम कर्व गामा का टर्निंग एंगल कहते हैं। कर्व गामा का टर्निंग एंगल क्या है? किसी भी कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्स एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल है वो एंगल कर्व का टर्निंग एंगल है। अगर कर्व कैसी है? यूनिट स्पीड कर्व है, तो कर्व का एक्स एक्सिस के साथ इनिशियल लाइन के साथ जो बनने वाला एंगल है वो एंगल, अगर हम उसको फाई ऑफ S कहें, वो फंक्शन है, क्योंकि कर्व के डिफरेंट पॉइंट के लिए वो एंगल चेंज होता चला जाता है। उस फंक्शन फाई को हम कर्व का टर्निंग एंगल कहते हैं। और नेक्स्ट थ्योरम हमें ये बताने लगा है कि टर्निंग एंगल अगर हमें फाई मालूम हो जाए तो हम फाई की मदद से कर्व का साइंड कर्वेचर मालूम कर सकते हैं। अगर हमें किसी कर्व का टर्निंग एंगल मिल जाए
तो हम उस कर्व का साइन कर्वेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये सीखने लगे हैं। थ्योरम ये कहता है कि अगर गैमा ऑफ एस यूनिट स्पीड कर्व है और फाई ऑफ एस टर्निंग एंगल है तो साइन कर्वेचर क्या होगा, डी फाई बाई डी एस के। ये रिजल्ट हमने इस वक्त प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एज फाई इज टर्निंग एंगल, अगर फाई टर्निंग एंगल है तो पिछली डेफिनेशन के मुताबिक गैमा डॉट एस इक्वल होगा कॉस फाई ऑफ एस और साइन फाई ऑफ एस के। ये हमें टर्निंग एंगल की डेफिनेशन बताती है कि गैमा डॉट एस इसके इक्वल होता है। हमें मालूम करना है साइन कर्वेचर। साइन कर्वेचर कैसे मालूम करेंगे? साइन कर्वेचर की डेफिनेशन हमने की है, अगर गैमा डबल डॉट इक्वल आ जाए के एस एन एस के तो ये जो के एस है हम इसको साइन कर्वेचर कहते हैं। तो मुझे ज़रूरत है यहाँ पे गैमा डबल डॉट की। गैमा डॉट मेरे पास इक्वल है कॉस फाई एस और साइन फाई एस के। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। डिफरेंशिएट किया हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एस, तो गैमा डबल डॉट एस आ गया मेरे पास कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई ऑफ एस और फिर फाई ऑफ एस का डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एस। चेन रूल से डेरिवेटिव ले रहे हैं, कॉमा सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का डेरिवेटिव कॉस फाई बाई एस और फाई ऑफ एस का डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एस। ये जो गैमा डबल डॉट एस है हम इसको कहते हैं, डेफिनेशन हमने की है के एस इंटू एन एस के। राइट साइड से डी फाई बाई डी एस कॉमन ले लें, माइनस साइन फाई बाई एस और कॉस फाई बाई एस और डी फाई बाई डी एस हमने कॉमन ले लिया। अब ये जो माइनस साइन फाई बाई एस और कॉस फाई बाई एस है इस वेक्टर के बारे में डिसाइड करते हैं कि ये वेक्टर कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास जो गैमा डॉट एस है वो इक्वल है कॉस फाई एस और साइन फाई एस के। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है गैमा डॉट वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई ऑफ एस। ये हमारा टेंजेंट वेक्टर। तो जो हमारा साइंड नॉर्मल है एन एस वो कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ? यहाँ तक फाई ऑफ एस ये पाई बाई 2, तो हमारे पास जो एन एस है उसका एंगल विद एक्स एक्सिस ये बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस फाई एस। ये एंगल जो कि किसका एंगल है? साइन नॉर्मल का एक्स एक्सिस के साथ, ये बन गया पाई बाई 2 प्लस फाई ऑफ एस। और जब भी किसी यूनिट वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमें मालूम हो तो हम उस यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसका कॉस और उसी एंगल का साइन। हमने आज के लेक्चर कहा था कि अगर किसी भी यूनिट वेक्टर का हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल मालूम हो, थीटा हो, तो वो यूनिट वेक्टर होता है कॉस थीटा साइन थीटा। ये यूनिट वेक्टर एन एस है, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल पाई बाई 2 प्लस फाई ऑफ एस है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 प्लस फाई ऑफ एस और साइन पाई बाई 2 प्लस फाई ऑफ एस। कॉस पाई बाई 2 प्लस फाई ऑफ एस इक्वल आ गया माइनस साइन फाई ऑफ एस के और साइन पाई बाई 2 प्लस फाई ऑफ एस इक्वल आ गया कॉस फाई ऑफ एस के। ये आप आसानी से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, या आपको ये रिजल्ट जुबानी भी याद है। एन एस किसके इक्वल आ गया? माइनस साइन फाई एस कॉस फाई एस के। क्या यही वेक्टर नहीं है यहाँ पे वन में माइनस साइन फाई एस और कॉस फाई एस जो किसके इक्वल है? एन एस के। ये वैल्यू 1 में पुट कर लेते हैं तो मेरे पास के एस एन एस इक्वल आ गया एन एस और डी फाई बाई डी एस। दोनों साइड्स पर हमारे पास साइन नॉर्मल एन एस वेक्टर है और साथ में इधर उसका कोफिशिएंट के एस है, इधर उसका कोफिशिएंट डी फाई बाई डी एस है। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल हैं। यहाँ पे के एस इक्वल आ गया डी फाई बाई डी एस के।
और यही हमारे पास फार्मूला है। जब भी हमें कोई यूनिट स्पीड प्लेन का गिवन हो और हमें उसका टर्निंग एंगल फाई एस मालूम हो तो हम डी फाई बाई डी एस मालूम करके उसका साइन कर्वेचर के एस मालूम कर लेंगे। साइन कर्वेचर के एस किसके इक्वल होगा? डी फाई बाई डी एस के, जहाँ पे फाई क्या है? टर्निंग एंगल है। टर्निंग एंगल वाला फंक्शन फाई कैसे मालूम किया करेंगे, अभी एक एग्जांपल में देखते हैं। मेथड सीखने लगे हैं कि साइन कर्वेचर के एस कैसे मालूम करना है। अगर आपको एक रेगुलर कर्व दी गई है और आपने उसका साइन कर्वेचर के एस मालूम करना है, के एस का फार्मूला हमने ड्राइव किया है डी फाई बाई डी एस के इक्वल होता है। आप काम सबसे पहला ये करेंगे कि उसकी आर्क लेंथ एस कैलकुलेट करेंगे। आर्क लेंथ का फार्मूला आपको मालूम है टी नॉट से टी गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड डी टी। यहाँ से आपके पास जो आर्क लेंथ है वो इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगी। आप उसके बाद गैमा डॉट मालूम करेंगे। गैमा डॉट टेंजेंट वेक्टर होगा और अगर इस टेंजेंट वेक्टर का गैमा डॉट का जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ फाई ऑफ एस बन रहा है, अगर ये टेंजेंट वेक्टर आपके पास आंसर आया ए कोमा बी, फाई ऑफ एस एंगल बन रहा है, टेंजेंट वेक्टर गैमा डॉट ए कोमा बी का मतलब है कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है। टेंजेंट फाई ऑफ एस किसके इक्वल होगा? टेंजेंट फाई ऑफ एस इक्वल होगा बी ओवर ए के, और फाई ऑफ एस किसके इक्वल होगा? टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए के। फाई ऑफ एस आपके पास आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से पैरामीटर टी को एलिमिनेट कर लेंगे। फाई हमारे पास प्योरली इन टर्म्स ऑफ एस आ जाएगा। यहाँ से जो फाई आएगा वो पैरामीटर टी की फॉर्म में होगा, क्योंकि गैमा में क्या मौजूद है? पैरामीटर टी मौजूद है, गैमा डॉट में भी टी मौजूद होगा, तो फाई भी यहाँ से जो निकलेगा वो इन टर्म्स ऑफ टी निकलेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एस निकालने के लिए इन दोनों में से टी को एलिमिनेट कर लेंगे, फाई इन टर्म्स ऑफ एस आ जाएगा। वो फंक्शन फाई हमें मालूम हो गया, जिसको आप क्या कहते हैं? टर्निंग एंगल कहते हैं। और इसका डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एस मालूम कर लेंगे, आपके पास साइन कर्वेचर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है कंप्यूट साइन कर्वेचर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। सर्कल ऑफ रेडियस आर का साइन कर्वेचर मालूम करना है। सबसे पहला काम, इसकी एक पैरामीटराइजेशन होनी चाहिए। लेट कर लेते हैं गैमा ऑफ टी आर कॉस टी और आर साइन टी, इसकी पैरामीटराइजेशन है। आर इसका रेडियस है। सेकंड स्टेप, एस कैलकुलेट करना है किसी एक पॉइंट टी नॉट से स्टार्ट करके गैमा डॉट की मदद से। टी नॉट मैं फर्ज करें ले लेता हूँ 0, गैमा ऑफ 0 जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास यहाँ पे आर कॉस 0 और आर साइन 0, यानी आर और 0। गैमा डॉट कैलकुलेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। गैमा डॉट टी आर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। एस कैलकुलेट करने के लिए गैमा डॉट के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर टी प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टी का स्क्वेयर रूट, आर स्क्वेयर कॉमन, कॉस स्क्वेयर टी प्लस साइन स्क्वेयर टी, इसका स्क्वेयर रूट, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर 1, आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट आर, तो ये आर आ गया। गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड आर आ गया। सो एस का फार्मूला टी नॉट से टी नॉट हमने 0 लिया है, 0 से टी, गैमा डॉट टी का मैग्नीट्यूड डी टी, 0 से टी, मैग्नीट्यूड आया है आर डी टी। आर कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर, 1 का इंटीग्रल टी आ गया,
लिमिट्स 0 से t, तो s हमारे पास आ गया r इंटू टी माइनस 0, या कह लें s हमारे पास आ गया r t। गैमा डॉट की मदद से फाई मालूम करना है। गैमा डॉट हमारे पास माइनस r साइन t और r cos t है। इफ फाई इज टर्निंग एंगल, तो क्या फार्मूला है टर्निंग एंगल फाई का? टेंजेंट इनवर्स गैमा डॉट में जो आंसर आया है, इसको a और इसको b लें तो फाई है टेंजेंट इनवर्स b ओवर a। टेंजेंट इनवर्स r cos t ओवर माइनस r साइन t, यानी ये आ गया टेंजेंट इनवर्स माइनस कोटेंजेंट t। मेरी कोशिश है टेंजेंट इनवर्स ख़त्म हो जाए। टेंजेंट इनवर्स ख़त्म करने के लिए ये जो माइनस कॉट टी है, मैं इसको लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई बाई 2 प्लस टी। ठीक है, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा से सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा और पाई बाई 2 की वजह से टेंजेंट चेंज हो जाएगा कोटेंजेंट में। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और फाई आ जाएगा मेरे पास पाई बाई 2 प्लस टी। तो हमने फाई कैलकुलेट कर लिया। फाई ऑफ एस हमने कैलकुलेट करना था, लेकिन फ़िलहाल फाई ऑफ टी कैलकुलेट हुआ है। ये जो फाई ऑफ टी मेरे पास कैलकुलेट हुआ है और ये जो मेरे पास एस कैलकुलेट हुआ है, नेक्स्ट स्टेप है इनमें से टी को एलिमिनेट कर लिया जाए, फाई को इन टर्म्स ऑफ एस बना लिया जाए। हमने एस कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। फाई कैलकुलेट कर लिया, इक्वेशन 2 का नाम दे लिया। फ्रॉम 1 एंड 2 हमने फाई मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ एस, और फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस कैलकुलेट कर लेंगे तो कर्वेचर का आंसर आ जाएगा। कैसे एलिमिनेट होगा? 1 और 2 में से टी, यहाँ से 1 में से टी की वैल्यू एस ओवर आर यहाँ पुट कर लेते हैं, तो फाई बन जाएगा मेरे पास पाई बाई 2 प्लस इस टी की जगह यहाँ से एस ओवर आर, बिकॉज एस किसके इक्वल था? आर टी के, तो टी इक्वल होगा एस ओवर आर के। यही मेरे पास फाई ऑफ एस का फार्मूला आ गया, पाई बाई 2 प्लस एस ओवर आर। साइन कर्वेचर मालूम करना है के एस, क्या करें? इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एस। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, डी फाई बाई डी एस, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, एस का 1, तो 1 ओवर आर, और यही मेरे पास साइन कर्वेचर के एस 1 ओवर आर आ गया। यही कर्वेचर हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है सर्कल के लिए, यही आंसर अब भी आ गया। तो साइन कर्वेचर में और कर्वेचर में फ़र्क क्या है? साइन कर्वेचर में डायरेक्शन भी होती है। इस आंसर के मुताबिक ये कर्वेचर पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो टेंजेंट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। चेक करते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं। ये जो हमने सर्कल ड्रा किया है, जिसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने आर कॉस टी और आर साइन टी ली हैं, टी नॉट 0 लेने पर हमारे पास पॉइंट आर और 0 आया है। ये वाला पॉइंट है आर और 0, टी की वैल्यू 0 लेने पर। ये पॉइंट कब आएगा? जब मैं टी की वैल्यू पाई बाई 2 लूँगा तो ये पॉइंट बनेगा कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, 0 और आर। ये वाला पॉइंट आएगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 के लिए। ये वाला पॉइंट आया था टी 0 के लिए। ये पॉइंट 0 और आर, इसका मतलब इस कर्व पे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पहले टेंजेंट ये है, फिर टेंजेंट ये है, फिर टेंजेंट ये है। टेंजेंट कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो साइन कर्वेचर का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था और पॉजिटिव ही आया है। इसी सर्कल की अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस चेंज कर दें, अगर हम सर्कल यही रखें और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो आर कॉस टी और आर साइन टी की बजाय आर साइन टी और आर कॉस टी कर लें, तो क्या होगा भला?
देखते हैं, पहले भी हमने इस बात को देखा हुआ है। ऐसी सूरत में जो सर्कल बनता है वही रेडियस r और ओरिजिन सेंटर लेकर t0 पे इस पे कौन सा पॉइंट आता है, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त कौन से सर्कल की, जब मैंने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस r sin t और r cos t ली हैं। t0 लें तो sin 0 0, cos 0 1 0 और r ये पॉइंट आया है t0 पे, ये वाला। और t को π/2 लें तो sin π/2 1, cos π/2 0, r और 0 ये वाला पॉइंट आया है t π/2 पे। अब ये सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है t को चेंज करने से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, यहाँ पर टेंजेंट ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंट ऐसे बनेगा, यहाँ टेंजेंट ऐसे बनेगा, और आपके पास जो साइन कर्वेचर है वो नेगेटिव आना चाहिए। मैग्नीट्यूड में यही आएगा 1/r, लेकिन उसका आंसर क्या आना चाहिए, -1/r। आप कैलकुलेशंस करके देखेंगे, अगर आपने गैमा ऑफ टी को r sin t और r cos t ले लिया है, इसी तरह से आप सारी कैलकुलेशंस करेंगे और आप देखेंगे कि साइन कर्वेचर का आंसर -1/r आएगा। साइन कर्वेचर जो है हमें ना सिर्फ टर्न होने के बारे में बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि टर्न होते हुए जो टेंजेंट है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। गैमा ऑफ 0 = 0 1, ये हमें इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है। हमने जो t0 लेना है, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, उसको हमने 0 लेना है। हमें साइन कर्वेचर कैलकुलेट करना है। अगर हम इस कर्व को स्केच करें तो इस कर्व का स्केच कुछ इस तरह का बनता है। t0 पे पॉइंट 0 और 1 आता है। t अगर हम नेगेटिव लें तो इस साइड के पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव लें तो इस साइड के पॉइंट हैं। इसका मतलब है हम इस कर्व पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये जो मैंने एरो डाले हैं। तो आप शुरू में भी गेस कर सकते हैं कि साइन कर्वेचर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर इस तरह का, यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर इस तरह का। ये जो टेंजेंट वेक्टर आपका रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो याद करें जो आपका साइन कर्वेचर आएगा उसका साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा। ये हमने गेस किया है। देखते हैं कि क्या आंसर आता है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या, गैमा का डेरिवेटिव लिया जाए और उसकी मदद से आर्क लेंथ s को कैलकुलेट किया जाए। हमारे पास गैमा ऑफ t जो है वो इक्वल है t cos हाइपरबोलिक t के, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा गैमा डॉट t का आंसर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट t का डेरिवेटिव 1, cos हाइपरबोलिक t का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक t, ये गैमा डॉट आ गया। इसका मैग्नीट्यूड यानी नॉर्म कैलकुलेट करते हैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर t का स्क्वायर रूट। हमें फार्मूला याद है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ जो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है इसको हमने लिख लिया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर t, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया cos हाइपरबोलिक t। और आर्क लेंथ s ऑफ t का फार्मूला है हमारे पास t0 से t, गैमा डॉट t का मैग्नीट्यूड dt। t0 हमने कर्व को कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से t, गैमा डॉट का मैग्नीट्यूड आया है cos हाइपरबोलिक t dt। cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रल फार्मूला याद होना चाहिए। cos हाइपरबोलिक t का इंटीग्रल आ गया sin हाइपरबोलिक t, लिमिट्स 0 से t, लिमिट अप्लाई कर लें sin हाइपरबोलिक t माइनस साइन हाइपरबोलिक 0। साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, 0 होती है, तो साइन हाइपरबोलिक t आ गया। हमारे पास s ऑफ t का आंसर साइन
हाइपरबोलिक टी आ गया, इसको इक्वेशन 1 कह लें। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फाई मालूम करना है, टर्निंग एंगल मालूम करना है। इफ फाई ऑफ एस इज, या सिंपली अभी फाई कह लेते हैं, इफ फाई इज टर्निंग एंगल ऑफ गैमा, देन क्या फार्मूला है फाई का, याद करें, टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए, जहाँ पे बी और ए गैमा डॉट के कंपोनेंट्स हैं। गैमा डॉट हमारे पास आया था 1 साइन हाइपरबोलिक टी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए यानी टेंजेंट इनवर्स साइन हाइपरबोलिक टी ओवर A1। मेरे पास फाई आ गया टेंजेंट इनवर्स साइन हाइपरबोलिक टी। पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ से टेंजेंट इनवर्स ख़त्म कर दिया था, अंदर भी टेंजेंट बना लिया था, यहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे बस अब काम ये करना है कि इस 1 का यूज़ करके मुझे इस फाई को इन टर्म्स ऑफ एस चेंज करना है, और बहुत आसान है। ये जो टेंजेंट इनवर्स में हाइपरबोलिक है, साइन हाइपरबोलिक टी किसके इक्वल है, एस के, तो इसकी जगह एस पुट कर लेते हैं बाय 1। मेरे पास फाई आ गया टेंजेंट इनवर्स एस, बस मसला हल हो गया, मेरे पास फाई आ गया। अब इस फाई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो मेरे पास कर्वेचर आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस, डी फाई बाई डी एस, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एस स्क्वेयर, और डी फाई बाई डी एस ही साइन कर्वेचर है। साइन कर्वेचर का आंसर, के एस का आंसर 1 ओवर 1 प्लस एस स्क्वेयर, ये साइन कर्वेचर आ गया। आंसर क्या आया है, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव आया है, यही हम गेस कर रहे थे स्टार्ट में कि इस कर्व में जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इसका टेंजेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। कर्वेचर, साइन कर्वेचर को पॉजिटिव आना चाहिए, और वही इसका साइन कर्वेचर पॉजिटिव आया है। आज के लिए इतना ही।